नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इस अवसर पर मैं और समस्त एससीएस एकेडमी परिवार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और आपका जीवन खुशियों से भर दें। आपके सिलेक्शन के मार्ग में अगर कोई समस्या आती है तो उसका वे आसानी से समाधान कर दें और आप सब अपने अपने लक्ष्य तक अतिशीघ्र पहुंच जाए। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं एमपीपीएससी के सिलेबस को। एमपीपीएससी के सिलेबस को जब हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो हम अभी बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के यूनिट नंबर 1 की। इस यूनिट में भारतीय इतिहास का सिलेबस दिया है और हमने इस पूरे यूनिट को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया है। इसका जो पहला मॉड्यूल है उसको हम पूरा कर चुके हैं दोस्तों। सेकंड मॉड्यूल अभी चल रहा है। पहले मॉड्यूल में हम लोगों ने विभिन्न शब्दावलियों पर बात की थी। वेद, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, अरण्यक आदि को हम लोग देख चुके हैं। सेकंड मॉड्यूल में सिलेबस में प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विशेषताएं दी हैं। इस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी को हम इस लेक्चर सीरीज में दोस्तों कंटिन्यू कर भी रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गुप्तोत्तर काल के प्रमुख व्यवस्था को देखा था, इंपॉर्टेंट राजवंशों को देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पाल वंश के बारे में दोस्तों बात कर ली है, सेन वंश के बारे में बात की और कश्मीर के शासकों को देखा। आज हम उसके आगे के राजवंशों को देखेंगे जो गुप्तोत्तर काल में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इस काल को जनरली हम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। और आज के इस लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वो गुप्त काल, राजपूत काल का होगा। राजपूत काल हम जब इतिहास को देखते हैं तो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक देखने को मिलता है। ये 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो भारतीय इतिहास का काल है, इस काल को हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं, जिसमें अलग अलग राजपूत राजाओं के द्वारा शासन किया गया था। दोस्तों, जब हम राजपूत काल के इन शासकों को देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक सिद्धांत ध्यान रखना है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यह सिद्धांत है दोस्तों अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत जो है ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार मेंस में पूछा है। और इस सिद्धांत के बारे में जो हम लोगों को जानकारी मिलती है, वो जानकारी हमको मिलती है दोस्तों पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो जो है दोस्तों एक ऐसा ग्रंथ है, एक महाकाव्य है जो चंद्रवरदई के द्वारा लिखा गया था। चंद्रवरदई कौन थे? ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे और उनके अच्छे मित्र भी थे। इनके द्वारा इस पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी दोस्तों। बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा इन्होंने जिससे हम लोगों के समय की जानकारी मिलती है और इसी से हम लोगों को इस अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में भी पता चलता है। कहा जाता है कि माउंट आबू राजस्थान, माउंट आबू जो है दोस्तों राजस्थान में है, अरावली क्षेत्र में आता है। यहां पर गुरु वशिष्ठ जो थे उन्होंने एक समय यज्ञ करवाया। गुरु वशिष्ठ ने जो यज्ञ करवाया, उस यज्ञ के माध्यम से राजपूतों की अलग अलग 4 शाखाओं का उदय हुआ था और यहीं से राजपूत व्यवस्था जो है उसको हमको उत्पत्ति भी देखने को मिलती है। जब इन 4 शाखाओं को देखते हैं तो इसमें हम लोगों को प्रतिहार शासक, चौहान शासक, परमार शासक और यहां पर राष्ट्रकूट हम लोगों को देखने को मिलते हैं अलग अलग। तो यहां हम लोगों को देखना है कि जो 4 अलग अलग शासकों की यहां उत्पत्ति हुई, किसमें? अग्निकुंड के सिद्धांत में कौन कौन से रहे? तो पहले नंबर पर प्रतिहार को मान लें, फिर एक चालुक्य को मान लें, चौहान को मानेंगे और एक इसमें किसको जोड़ेंगे? परमार को। ये जो शासक थे चारों के चारों राजवंश, ये किससे निकले? अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ इन चारों को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अदर में जैसे राष्ट्रकूटों को या गढ़वाल लोगों को या चंदेल शासकों को, इनको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो राजपूत काल के दौरान विभिन्न शासक होंगे, हम सभी को यहाँ डिटेल में देखेंगे। अभी हमने किस पे बात की? अग्निकुंड के सिद्धांत को लेकर, जिसके साक्ष्य हम लोगों को पृथ्वीराज रासो से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम प्रमुख रूप से इनको देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं एग्जाम से, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में दोस्तों परमार और चंदेल शासकों को हम लोग डिस्कस फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि एमपीजीके के अंतर्गत जो विभिन्न राजवंश सिलेबस में दिया गया है हम उसको वहां देखेंगे। यहाँ पर हम इन राजवंशों को इंपॉर्टेंट तौर पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार में जो प्रतिहार शब्द है, इस प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है दोस्तों द्वारपाल। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। गुर्जर प्रतिहार जो शासक रहे, इन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया जाता है दोस्तों। और इनके बारे में सबसे पहला उल्लेख हमको मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति थे।
तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि कहां से जानकारी प्रारंभ मिलती है, तो गुर्जर जाति का उल्लेख हमें एहोल प्रशस्ति से मिलती है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित रहा। इन्हें लक्ष्मण का वंशज दोस्तों माना गया है। और इस पूरे साम्राज्य की उत्पत्ति अगर हम देखें तो ये उत्पत्ति हम लोगों को देखने को मिलती है गुजरात व दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में। अगर पूछा जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक किस शासक को माना जाता है, तो बताएंगे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को लेकर यह नाम मिलता है हमें, जिससे पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी। और विशेष तौर पर इन्होंने गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र हो, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इन क्षेत्रों पर इन शासकों ने एक लंबे समय तक शासन किया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वंश हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसने भारतीय इतिहास को बहुत अधिक प्रभावित किया है और एक समय तक कहीं ना कहीं यहाँ पर शक्ति संतुलन की यहाँ पर प्रयास भी किया है। इसके प्रमुख शासकों को जब देखते हैं तो हम लोगों को सबसे पहला इंपॉर्टेंट शासक देखने को मिलता है नागभट्ट प्रथम। ये जो नागभट्ट प्रथम था, इसे हम इनका वास्तविक संस्थापक कहते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक किसका, वास्तविक संस्थापक गुर्जर प्रतिहारों के वंश का कौन था, तो नागभट्ट प्रथम था, जिसने 730 से 756 ईस्वी के मध्य में यहां पर शासन किया था। इतना इंपॉर्टेंट शासन इसने किया कि यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि अरबों से संघर्ष इसका हुआ और अरबों को इसने हराया भी था। ये वो समय था जब हमारे देश में मुस्लिम जो आक्रमण करे थे, उन लोगों का आक्रमण चालू हो गया। इन्होंने जब हमारे देश पर आक्रमण किया तो उस क्रम में नागभट्ट प्रथम ने इस क्षेत्र में अरबों को हराया था दोस्तों। इसके अलावा इसने गुजरात से ग्वालियर तक के क्षेत्र पर शासन किया था। ग्वालियर प्रशस्ति जो रही वो इससे संबंधित है और इससे हम लोगों को जानकारी मिलती है कि नागभट्ट प्रथम का साम्राज्य यहां तक फैला हुआ था। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कि इसके उत्तराधिकारी कौन हुए, इसके उत्तराधिकारी हुए थे इनके भाई का पुत्र। इनका भाई का पुत्र का नाम था ककुला और बाद में आए देवराज। ये ककुला और देवराज जो है वो हमें नागभट्ट प्रथम के उत्तराधिकारी के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद हम देखें तो वत्सराज जो था वो शासक बनता है। अब देखिए नागभट्ट प्रथम के बाद ककुला और देवराज जो थे उत्तराधिकारी बने, लेकिन इनके समय कोई विशेष प्रगति हमें देखने को नहीं मिली। इसलिए देवराज का पुत्र जो था वो वत्सराज था, जिसने 780 से 800 ईस्वी के बीच में इस वंश की शासन को आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं उसे मजबूती प्रदान की। याद रखिएगा कि कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, आज हम इसको पढ़ेंगे। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसमें सबसे पहले भाग लेने वाला कौन था प्रतिहारों की तरफ से, तो वो वत्सराज था। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की स्थिति को जब हम बात करते हैं तो मैंने पिछले लेक्चर में कन्नौज के इंपॉर्टेंस को बताया था, आप लोग वहां देखे हुए होंगे। तो आप लोग जानते हो कि कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट था और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए शासक क्यों लड़ रहे थे, क्यों 3 गुट आपस में कन्नौज पर अधिकार पाने के लिए लड़े, वो हम लोगों ने देखा था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ कन्नौज के लिए, उसमें वत्सराज ने यहां पर हिस्सा लिया था और पाल वंश के शासक धर्मपाल को इसने पराजित किया था, लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से यह पराजित हो गया था। तो यहां पर वत्सराज की जानकारी आपको पता होना चाहिए कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों की तरफ से सबसे पहले शामिल होने वाला शासक वत्सराज था और इसने धर्मपाल जो पाल वंश का महत्वपूर्ण राजा था इसको हराया था, लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव जो था उसने वत्सराज को हरा दिया था दोस्तों। इसके बाद आता है नागभट्ट द्वितीय, जिसने लगभग 800 ईस्वी से 833 तक शासन किया। ये वत्सराज का उत्तराधिकारी बना था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि वत्सराज का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो वत्सराज का उत्तराधिकारी था दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। और नागभट्ट द्वितीय को आप इस रूप में जानते हैं कि जो साम्राज्य विस्तार की नीति पर इसके बोल सकते हैं पहले का शासक वत्सराज विश्वास करता था, उसी नीति को इसने आगे बढ़ाया। हम बोल सकते हैं कि साम्राज्य विजय की और विस्तार की नीति जो है उसको आगे बढ़ाने का काम किया किसने, नागभट्ट द्वितीय ने। इसने क्या किया, इस नीति के तहत कि भाई साम्राज्य विस्तार करना है, विजय करना है, विस्तार करना है, तो कन्नौज पर आक्रमण और कन्नौज के जो राजा था वो चक्रायुद्ध था, उस चक्रायुद्ध को इसने हराया था। इसके बाद धर्मपाल को हराया, लेकिन राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से नागभट्ट द्वितीय फिर से हार गया। ये कन्नौज के लिए संघर्ष की व्यवस्था चल रही है, कन्नौज के लिए संघर्ष की व्यवस्था चल रही है। कन्नौज के लिए संघर्ष की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में
ये नागभट्ट द्वितीय भी शामिल होता है और चक्रायुध को हराता है, धर्मपाल को हराता है, लेकिन राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से हार जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सोमनाथ का मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का श्रेय जाता है दोस्तों किसको? नागभट्ट द्वितीय को जाता है। याद रखिएगा कि जब अरबी आक्रमण हुए थे, तुर्की आक्रमण हुए थे, तो इन तुर्की और अरबी आक्रमणों के समय पर सोमनाथ को नष्ट किया गया। बाद में हम देखने वाले हैं कि कैसे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1025 के आसपास, उसके बाद इसका निर्माण करवाया हो, लेकिन क्षतिग्रस्त सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में, इसका पुनर्निर्माण कराने का श्रेय नागभट्ट द्वितीय को भी जाता है। जब हम यहां पर बोल सकते हैं कन्नौज की, तो कन्नौज पर इसने अधिकार किया था और कन्नौज कहीं ना कहीं इनके राज्य का केंद्र भी बाद में हमें दिखाई पड़ता है। नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी रामभद्र हुआ। ये रामभद्र एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था, और कहीं ना कहीं इसका उत्तराधिकारी के तौर पर हमें बाद में देखने को मिलता मिहिर भोज, क्योंकि अयोग्य शासक था और अयोग्य शासक था, लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया रामभद्र, और फिर हमें देखने को मिलता मिहिर भोज। मिहिर भोज जो हमें पूरे प्रतिहार राजवंश में सबसे महानतम शासकों के तौर पर दिखाई पड़ता है। तो मिहिर भोज की जब हम बात करते हैं, 836 से लगभग 885 ईस्वी तक इसने शासन किया, और सबसे महत्वपूर्ण शासक के तौर पर देखा जाता है प्रतिहारों का। प्रतिहारों का अगर समृद्धि का युग पूछा जाता है तो समृद्धि का युग हमें मिहिर भोज का युग ही देखने को मिलता है। याद रखिएगा, भले ही इतना कुछ रहा हो, परंतु उसके बावजूद देवपाल की बात कर लें और ध्रुव की बात कर लें, इससे ये पराजित हुआ था। इसकी राजधानी कन्नौज थी दोस्तों, और इसने विष्णु के सम्मान में आदिवराह और प्रभास की उपाधि धारण की थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदि वराह और प्रभास की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? तो मिहिर भोज थे। इसका वर्णन हम लोगों को ग्वालियर प्रशस्ति से मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये याद रखिएगा कि मिहिर भोज जो था, उसकी जो सेना थी, उस सेना को लेकर कहा जाता था कि ये भारत की सबसे मजबूत घुड़सवार सेना के तौर पर थी, और अल मसूदी जो था उसका आना इसके समय हुआ था भारत में, और अल मसूदी इसे बोरा राजा कहता था। तो राजा को बोरा राजा कहा अल मसूदी ने, ये भी ध्यान रखिएगा। ये अल मसूदी जो आया भारत में, तो इसके बारे में आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि अल मसूदी भारत जब आया तो प्रमुख तौर पर अल मसूदी, यहां लिख देता हूं, अल मसूदी जो है ये बगदाद का निवासी रहा है। बोला जाता है कि अरबी हो गया, अरबी था, और ये भारत आया। भारत जब आया था तो इसने भारतीय जलवायु उसका अध्ययन किया, और भारतीय जलवायु को मॉनसूनी जलवायु कहा था किसने? अल मसूदी ने। ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी तक शासन करता है, और इंद्रकूट बोल सकते हैं राष्ट्रकूट शासक था इंद्र तृतीय, इसने इसको पराजित किया था। अब हम जब राष्ट्रकूट पढ़ेंगे तो वहां पर ये लाइन फिर से दोहराई जाएगी कि महेंद्रपाल प्रथम और राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के बीच में लड़ाई हुई थी। संस्कृत के एक कवि थे जिनका नाम था राजशेखर राजगुरु। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रपंच पांडव, विद्याशाल भंजिका और बाल रामायण जैसे ग्रंथों की रचना की थी। तो ये भी इनके दरबार में रहते थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे इस पूरे सिलेबस में यूनिट नंबर 1 में कला संस्कृति वाला टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ना है। अब कला संस्कृति वाला टॉपिक अगर आप लोगों को पढ़ना है तो ये कहीं ना कहीं साहित्य वाले क्षेत्र में आ सकता है। तो कर्पूर मंजरी के लेखक कौन थे? राजशेखर राजगुरु थे, जिनका संबंध महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहार शासक से रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महेंद्रपाल प्रथम के बाद आता है महिपाल प्रथम। ये 913 से 944 ईस्वी तक शासन करता है, और इसके समय की सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिहार राजवंश का पतन शुरू हो गया था। तो प्रतिहार राजवंश कमजोर दिखने लगा था किसके समय से? महिपाल प्रथम के समय से, है ना। और अल मसूदी जो है दोस्तों इस समय गुजरात में था। गुजरात जब अल मसूदी आया तो याद रखिएगा कि तोमर के जो शासक थे वो दिल्ली में थे। इसके अलावा हम लोगों को ध्यान रखना है कि अल मसूदी जो रहा उसने जो गुर्जर प्रतिहार रहे बुंदेलखंड में, इनको अल गुर्जर कहा, और उसने राजा को क्या कहा था दोस्तों? तो बोरा कहा था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अल मसूदी एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि विदेशी यात्री के तौर पर था। इसके बाद हम बात करें राज्यपाल। तो राज्यपाल जो रहा ये 960 से 1018 तक शासन करता है। राष्ट्रकूट के कृष्ण तृतीय ने इसको हरा दिया था, ये भी पता होना चाहिए।
बाद में देखें यशपाल 1024 से 1036 तक शासन करता है। प्रतिहार वंश के अंतिम शासक के तौर पर हम यशपाल को देखते हैं। ये वो समय आ गया है जब हमारे देश के क्षेत्र में हम महमूद गजनवी जैसे विदेशी आक्रांतक आक्रमण देख रहे हैं दोस्तों। यहां से महमूद गजनवी के कई सारे आक्रमण भारत में हमें देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों में 17 बार आक्रमण हमें देखने को मिलता है। जब हम मुस्लिम आक्रमणकारियों की व्यवस्था देखेंगे भारत में तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब प्रतिहार राजवंश की बात करते हैं तो इनके प्रशासन में 8 प्रकार के विभिन्न अधिकारी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे अष्टदिग्गज की हम लोगों ने पहले बात की, अष्ट प्रधान की हम लोगों ने बात की, तो अष्टदिग्गज अष्ट प्रधान नवरत्न जैसी व्यवस्था थी। वैसे 8 इंपॉर्टेंट प्रशासनिक अधिकारी प्रतिहारों के समय भी थे, जिसमें कोत्तापाल जो था वो दोस्तों किले का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तंत्रपाल सामंत राज्यों में राजा का प्रतिनिधि होता था। दंडपाशिका जो होता था वो पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दंड नायक सैन्य और न्याय विभाग की देखभाल करता था। दूत का जो होता था वो आदेश और अनुदान की उचित लोगों तक पहुंचे इस बात की व्यवस्था देखता था। भंगिका जो होता था दान और अनुदान के आदेशों को लिखने का काम करता था। इसके अलावा विनाहारिणी जो था ये कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर और कानूनी सलाहकार के तौर पर दिखाई पड़ता है। बलाधिकृत सेना का प्रमुख होता था। ये प्रमुख अधिकारी हम लोगों को देखने को मिले प्रतिहारों के समय। तो ये व्यवस्था किसकी थी दोस्तों? ये प्रतिहार शासकों की व्यवस्था थी। अलग अलग शासक हुए। मिहिर भोज जो है वो प्रतिहारों में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आता है। और अलमसूदी को लेकर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इस पूरी चीज को नोट कर लीजिएगा बराबर। अब हम अगले राजपूत वंश की बात करें तो राष्ट्रकूटों का उदय हम लोगों को देखने को मिलता है। जब हम राष्ट्रकूट राजवंश की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक लगभग 200 साल तक हमें राजपूत राजवंश का शासन देखने को मिलता। सॉरी, 8वीं से लेकर हम लोग बोल सकते हैं कि 10वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 200 साल तक राष्ट्रकूट शासन दिखाई पड़ता है। अब राष्ट्रकूट शासन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर दंतीदुर्ग पहला शासक होता है। दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की और मान्यखेद आधुनिक समय में महाराष्ट्र के सोलापुर का पास का क्षेत्र होता है, इसे अपनी राजधानी के तौर पर बनाया। राष्ट्रकूट संस्थापक दंतीदुर्ग था दोस्तों, उसने पल्लवों की राजधानी कांची पर हमला किया था। तो कांचीपुरम दक्षिण में पल्लव शासकों की राजधानी थी। इस पर हमला करने वाला शासक दंतीदुर्ग था और इसकी जानकारी हम लोगों को समांगध शिलालेख से मिलती है जो लगभग 754 ईस्वी के आसपास का मिलता है दोस्तों। इसके बाद याद रखिएगा दंतीदुर्ग ने बादामी के अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को उखाड़ फेंका था। मतलब इस पूरे व्यवस्था को ही खत्म कर देने का काम दंतीदुर्ग ने किया था। ध्यान रखिए दंतीदुर्ग ने पृथ्वी वल्लभ, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण की। लेकिन दंतीदुर्ग निसंतान मर गया था, इसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इसके चाचा कृष्ण प्रथम और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में गृह युद्ध छिड़ जाता है, विवाद हो जाता है। किस चीज को लेकर विवाद छिड़ जाता है कि दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी हम बनेंगे या हम बनेंगे। अब यहां पर हम लोगों को गृह युद्ध देखने को मिला और इस गृह युद्ध में हमें कृष्णराज प्रथम जो है वो विजित होता दिखाई पड़ता है। तो अगला शासक बनता है कृष्णराज प्रथम। ये कृष्णराज प्रथम जो था दोस्तों वो उसके संबंध में लगभग 772 ईस्वी के भंडक शिलालेख मिलते हैं और भंडक शिलालेख जो है उनमें कहा गया कि ये शुभ तुंगा, समृद्धि में उच्च, इसके अलावा अकाल वर्षा, लगातार वर्षा कराने वाला इसको कहा गया। मतलब ये इसकी उपाधियां रही हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा इस कुमार कृष्णराज प्रथम ने चारों दिशाओं में राष्ट्रकूट राजवंश का विस्तार किया है। राष्ट्रकूट राजवंश का चहुमुखी विस्तार करने वाला शासक कोई था तो वो कृष्णराज प्रथम था, जिसने महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, कर्नाटक के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश में और पूर्व के क्षेत्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी बहुत बड़े हिस्से पर अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था। सबसे पहले जैसे ये शासक बना था तो इसने क्या किया था, बादामी के चालुक्य शासकों को उखाड़ फेंका था। फिर ये गंग राज्यों को हराता है और गंग राज्यों को हराने के साथ साथ ये दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य विस्तार की तरफ बढ़ता है। तो राष्ट्रकूट शासकों का
अगर सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार प्रारंभिक दौर में किसी ने किया है तो वो कृष्णराज प्रथम हमें देखने को मिलता है। लेकिन लगभग 772 ईस्वी के आसपास सबूत के हिसाब से देखें इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी मृत्यु 773 ईस्वी में हुई है, इसलिए एक पर्टिकुलर डेट ना होते हुए माना जाता है कि 772 से 775 ईस्वी के बीच में कृष्णराज प्रथम की मृत्यु हो गई। अब जब कृष्णराज प्रथम की मृत्यु हो गई तो इसके बाद उसका बेटा था गोविंद द्वितीय। ये गोविंद द्वितीय जो है ये सिंहासन पर बैठता है। तो कृष्णराज के बाद राष्ट्रकूट शासकों का जो उत्तराधिकारी हुआ वो गोविंदा द्वितीय हमें देखने को मिला दोस्तों, इसका नाम भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद हम देखें गोविंदा द्वितीय का शासन होगा। गोविंदा द्वितीय का जब शासन आया तो इसने भी कई सारी उपाधियां धारण की, जिसमें प्रभुता वर्ष मतलब विपुल बारिश कराने वाला और विक्रमावलोक एक वीर दिखने वाला व्यक्ति जो है वो इसने उपाधि धारण की। इसके बारे में दोस्तों कहीं कहीं पर क्या किया गया है कि इसको इग्नोर किया गया है। कई सारे ग्रंथों में इसका नाम या तो भूल गए लिखना या जानबूझकर उसको छोड़ दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके छोटे भाई ध्रुव से नासिक और खानदेश, जब ये नासिक और खानदेश के राज्यपाल थे उस समय ध्रुव जो था उससे इसकी लड़ाई हुई थी शासन प्राप्त करने के लिए, गृह युद्ध हुआ था। इन गृह युद्धों के कारण कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इसका नाम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि फेमस नहीं था, बदनाम सा हो गया था। तो कई सारे लोगों ने अपने लेखों में इसका नाम या तो जानबूझ के छोड़ दिया है या फिर भूल गए, लिखा ही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। और इनके बीच में जो पहला युद्ध हुआ था वो गोविंद द्वितीय के लिए विनाशकारी हुआ था। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो गृह युद्ध हुआ उस गृह युद्ध में गोविंद द्वितीय को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और गोविंद द्वितीय की सत्ता जो थी वो चली गई थी दोस्तों। तो यहाँ पर गोविंद द्वितीय जो रहा वो 774 से 780 ईस्वी के बीच में शासन करता है, कई सारी उपाधियां धारण करता है, लेकिन गृह युद्धों के कारण इसके लिए समस्या आ गई और बाद में इसकी सत्ता चली गई। और बाद में शासक बनता है कौन? ध्रुव, जो 780 से 793 ईस्वी तक शासन करता है। और इसने निरुपमा मतलब अप्रतिम, कालीवल्लभ मतलब युद्ध के शौकीन, धारा वर्षा मतलब भारी वर्षा, श्रीवल्लभ मतलब भाग्यशाली जैसी उपाधियां भी इसको दी गई दोस्तों। यहां पर बात करें तो रुद्र ध्रुव जो था वो गोविंद द्वितीय के साथ संघर्षों के बाद गृह युद्ध में के बाद राजा बना है। तो इसने देखा कि गोविंदा द्वितीय जो रहा इसका किस किस राजा ने सहायता की थी, जिस जिस राजा ने इस गोविंदा द्वितीय की गृह युद्ध में सहायता की थी ध्रुव के खिलाफ, उन सभी को कड़ी सी कड़ा सजा देने का काम किसने किया? ध्रुव ने किया जब वो राजा बन गया। इसने क्या किया कि प्रतिहार राजा वत्सराज जो रहा, पाल राजा धर्मपाल रहा, इसको हराया था। अभी हमने प्रतिहारों में डिस्कस किया था। तो ध्रुव ही वो था जिसने प्रतिहार राजा वत्सराज को हराया था, पाल राजा धर्मपाल को हराया था दोस्तों। इसने अपनी जो प्रतीक रहा दोस्तों मुद्राएं वगैरह, उस पे गंगा यमुना को भी प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये याद रखिएगा कि जब ये जिंदा था तो उसने अपने छोटे पुत्र जो योग्य था, जिसका नाम था गोविंदा तृतीय, उसको राजा बना दिया था। तो ध्रुव का जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है गोविंदा तृतीय, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब गोविंदा तृतीय का शासन रहा। बोला जाता है कि सबसे महान राष्ट्रकूट शासकों में एक शासक था गोविंदा तृतीय, जिसने 793 से लेकर 814 ईस्वी तक शासन किया था। इसने जगत तुंगा मतलब दुनिया में प्रमुख, कीर्ति नारायण मतलब प्रसिद्धि के संबंध में वही नारायण है, इसके अलावा जनवल्लभ मतलब लोगों का पसंदीदा, त्रिभुवन धवला मतलब तीनों लोगों में शुद्ध, प्रभुता वर्ष मतलब प्रचुर मात्रा में वर्षा कराने वाला, और श्रीवल्लभ जैसी उपाधियां धारण की थी। याद रखिएगा कि गोविंदा तृतीय जब शासक बना तो इसने कन्नौज के शासक नाग भट्ट के खिलाफ एक सफल अभियान किया था। इसने कौशल, कलिंग, वेंगी, दहला, ओंड्रका ये राज्य तो जीते ही जीते, साथ साथ मालवा का भी अपने क्षेत्र में विलय कर लिया। इतने सारे राज्यों को उत्तर में जीतने के बाद गोविंदा तृतीय ने दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई, सेना लेकर दक्षिण की ओर चला गया। इसने कूटनीति का भी प्रयोग किया, युद्ध कला का भी प्रयोग किया। मतलब गोविंदा तृतीय कूटनीतिक व्यवस्था में भी और युद्ध नीति में भी कुशल था, और दोनों में कुशलता का प्रयोग करके इसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की प्रसिद्धि जो रही वो हिमालय से लेकर केप कोमोरिन तक फैला दी थी। बोलने का तात्पर्य यह है कि भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र तक गोविंदा तृतीय ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की प्रसिद्धि को फैलाया था दोस्तों।
जब गोविंदा तृतीय गया तो हमें शासक देखने को मिलता है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष का शासन का दोस्तों बहुत ज्यादा प्रसिद्धि है। राष्ट्रकूट शासकों में एक दंती दुर्ग और दूसरा अमोघ वर्ष बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है। अमोघ वर्ष ने भी कई सारी उपाधियां ली। नृपतुंगा मतलब राजाओं में श्रेष्ठ, अतिशय धवला आचरण में आश्चर्यजनक रूप से श्वेत, महाराजा शंदा महान राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, वीरा नारायण मतलब वीर नारायण जैसी उपाधियां धारण की। अब अमोघ वर्ष की दूसरी शासकों की अगर हम तुलना करें तो जैसे अमोघ वर्ष जो था वो धार्मिक व्यक्तित्व का व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्तित्व का व्यक्ति था और इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं धार्मिक परंपराओं में ज्यादा रुचि थी। ये जैन भिक्षुओं के साथ रहता था, खुद भी एक विद्वान था और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने में ध्यान देता था। खुद तो लेखक था ही था, कई सारे लेखकों को इसने अपने दरबार में संरक्षण भी दिया था। जब इसने कई सारे लेखकों को अपने दरबार में संरक्षण दिया, उनमें से आदि पुराण के लेखक मिलते जिनसेना, ये अमोघ वर्ष प्रथम के जैन आचार्यों में से एक था। अमोघ वर्ष पर जैन धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था और कुछ जगहों पर उल्लेख मिलता है कि अमोघ वर्ष ने जैन दीक्षा भी प्राप्त कर ली थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमोघ वर्ष ने केवल जैन दीक्षा प्राप्त की और जैन धर्म के प्रति रुझान बताया, इसने ब्राह्मणवादी धर्म का भी प्रचार प्रसार किया था दोस्तों। अमोघ वर्ष के बाद कृष्ण द्वितीय शासक बनता है जो 878 से 914 ईस्वी तक शासन करता है। इसके समय हमें कई सारे विद्रोह देखने को मिलते हैं। ये जो विद्रोह हुए, इन विद्रोहों को समाप्त करने में कृष्ण द्वितीय जो था दोस्तों वो सफल नहीं होता और इसकी सत्ता चली जाती है। कृष्ण द्वितीय के बाद इंद्र तृतीय शासक बनता है। इंद्र तृतीय 914 से 929 तक राष्ट्रकूटों का शासन करता है और प्रतिहार राजा महिपाल जो है उसको इसने हराया था। कन्नौज को इसने लूटा था और कन्नौज को लूटना इसकी बहुत बड़ी विजय बताई जाती है। जब हम देखें कि जिस प्रकार से पुराने शासकों के समय हम देख रहे थे कि वो विभिन्न विद्रोह को नहीं दबा पाए, तो राष्ट्रकूटों की जो प्रतिष्ठा थी लगभग खोई सी दिख रही थी। तो राष्ट्रकूटों की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कराने का काम इंद्र तृतीय ने किया और द्वितीय राष्ट्रकूट साम्राज्य की एक तरीके से बोल सकते हैं इसने स्थापना की थी। इंद्र तृतीय के बाद कृष्ण तृतीय शासक बनता है जो 939 से 967 तक शासन करता है। ये अंतिम योग्य शासक के तौर पर जाना जाता है राष्ट्रकूट राजवंश में। यहां याद रखिएगा चोल राजा परांतक प्रथम जो है इसने उसको हराया था और चोल साम्राज्य का जो उत्तरी भाग रहा उस पर कब्जा कर लिया था कृष्ण तृतीय ने। चोल साम्राज्य को अपने सेवकों को बांट दिया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग को कब्जा करके अपने जो सेवक थे, लोग थे प्रशासन के, उन लोगों में थोड़ा थोड़ा उसको बांट दिया था। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि जैसे ही ये अंतिम शासक जो योग्य था, शक्तिशाली था, ये गया तो कहीं ना कहीं इसके खत्म होते ही जो इनकी राजधानी रही है राष्ट्रकूटों की मान्यखेत, इस मान्यखेत को 972 ईस्वी से ही परमारों ने बार बार आक्रमण करके लूटना शुरू कर दिया। और परमारों ने ना सिर्फ इस क्षेत्र को लूटा बल्कि इस पूरे क्षेत्र में आग लगा दी। जैसी आग लगा दी तो इस पूरी विकृत परिस्थितियों में जो यहाँ के सम्राट थे, उन सम्राट को मान्यखेत छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा और अंततः राष्ट्रकूट सम्राट अपनी राजधानी छोड़कर गए और फलतः हमें देखने को मिला कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का भी पतन हो गया। अब हम लोग एक बात को ध्यान दें कि हम लोग पिछले लेक्चर में पाल को पढ़ चुके हैं, अभी हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार को भी देख लिया है और अभी हम लोगों ने राष्ट्रकूट को भी देखा है। तो राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार जब तीनों शासक देख लिए कि कौन कौन शासक कब कब आया, तो इसी क्रम में हम लोगों को देखने को मिलता है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। तो एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल थे, तो पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। आरंभ किसने किया था ये, तो पाल शासक धर्मपाल ने इसका प्रारंभ किया था। लगभग 200 साल तक ये चलता है और इस त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत हुआ कन्नौज पर अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों के साथ। मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष में अगर देखें कि कन्नौज पर किसका अधिकार हुआ अंतिम में, तो अंतिम रूप से कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार शासकों का हुआ था अधिकार। अब रही बात कब कब किस किस शासक ने राज किया, तो मैंने आप लोगों को पाल शासकों में बताया था कि किस किस ने किस किस शासक को हराया।
प्रतिहारों में बता दिया और राष्ट्रकूटों में बता दिया। तो आप लोगों ने अपने कॉपी में नोट्स तो बनाए होंगे, उन नोट्स में आप लोग अगर देखेंगे तो हमने विभिन्न शासकों को देखा है कि किसने कन्नौज पर आक्रमण किया, किसने पालों को हराया, किसने गुर्जर प्रतिहार को हराया, किसने राष्ट्रकूट को हराया। तो उन शासकों के साथ आप इस नोट्स को बनाइएगा तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कन्नौज के संघर्ष के बाद दोस्तों अगला आता है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश भी इस क्रम में एक इंपॉर्टेंट वंश रहा दोस्तों। गढ़वाल वंश कन्नौज के चरित्र में देखने को मिलता है और कहते हैं कि गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव के द्वारा की गई थी। विंध्याचल का जो पर्वतीय वन क्षेत्र है, इस पूरे वन क्षेत्र में चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की नींव रखी थी और दिल्ली के तोमरों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इतना हमें वर्चस्व देखने को मिलता है चंद्रदेव का। इसने अपने वर्चस्व के हिसाब से महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। लेकिन दोस्तों कुछ जगहों पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि कन्नौज के गढ़वाल राजवंश का संस्थापक चंद्रदेव नहीं था बल्कि यशो विग्रह था। यशो विग्रह जो है इसने इन गढ़वाल राजवंश की नींव रखी थी और उसके बाद महीचंद्र उसका अगला राजा बना था और महीचंद्र के बाद राजा बना था कौन? चंद्रदेव। लेकिन यह ध्यान रखना है कि यशो विग्रह राजा बना हो या महीचंद्र राजा बना हो, स्वतंत्र तौर पर जब हम देखेंगे कि स्वतंत्र तौर पर गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी तो वो चंद्रदेव ही था। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप चंद्रदेव लगा सकते हैं। इसके अलावा इस गढ़वाल वंश के प्रमुख शासकों को जब देखेंगे तो गोविंद चंद्र 1114 से लगभग 1155 ईस्वी तक शासन करता है। ये मदन पाल का पुत्र था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि चंद्रदेव के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है मदन पाल, और मदन पाल का पुत्र था गोविंद चंद्र जिसने बहुत लंबे समय तक भारत में शासन किया। और अगर हम गढ़वाल वंश की बात करें तो गढ़वाल वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक भी अगर कोई था तो वो दोस्तों कौन था? गोविंद चंद्र ही था। यहां अगर इनके शासन की बात करें दोस्तों तो पश्चिमी बिहार से लेकर बोल सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का जो इलाका था, इस पूरे इलाकों पर कहीं ना कहीं गढ़वाल शासकों ने शासन किया था। और इस दौरान जो कन्नौज के आपसी संघर्ष के चलते जो कन्नौज की स्थिति गंभीर रूप से नीचे गिर गई थी, उस कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो गोविंद चंद्र ने ही किया था दोस्तों। लक्ष्मीधर इसका शांति और युद्ध का मंत्री था। ये बहुत बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता था, एक प्रकांड पंडित था दोस्तों। इसने कृत्य कल्पतरु की रचना की थी जिससे हम लोगों को इनके समय की राजनीति, इनके समय के समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो एग्जाम में अगर पूछे कि कृत्य कल्पतरु की रचना किसने की थी तो लक्ष्मीधर के द्वारा की गई थी, जो हमें गोविंद चंद्र जो गढ़वाल शासक था उसके समय पे दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों गोविंद चंद्र के बाद विजय चंद्र राजा बना और इसके समय से ही गढ़वाल शासकों का पतन चालू हो गया। और इसके बाद हमें जयचंद जैसा शासक देखने को मिलता है। जब हम दोस्तों जयचंद जैसे शासकों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रकार से धोखेबाज व्यक्ति की एक छवि सी आ जाती है। धोखेबाज व्यक्ति की छवि का क्या मतलब है? ये जयचंद दोस्तों ये माना जाता है, इस समय हम देखें पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे इसके साथ जयचंद की एक पर्सनल दुश्मनी टाइप हम लोगों को देखने को मिलती है। जो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की दुश्मनी देखने को मिली उसका फायदा किसको मिला? मोहम्मद गौरी को। क्यों? क्योंकि जयचंद जो रहा इसने मोहम्मद गौरी की सहायता की थी किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। और जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ, इस तराइन के दूसरे युद्ध में लगभग 1192 के आसपास जब हम देखते हैं तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब हो जाता है। किसकी सहायता से? जयचंद और कुछ भारत के ऐसे राजा रहे जो पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे, उनकी सहायता से। तो ये वही जयचंद है जो 1170 से 1194 ईस्वी के बीच में गढ़वाल वंश का शासक होता है और ये अंतिम शक्तिशाली शासक के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन हम इसे अंतिम रूप से अगर देखें तो एक धोखेबाज शासक के तौर पर भी बोल सकते हैं और इसे हम एक प्रकार से मूर्ख भी कह सकते हैं कि तुम किसकी सहायता कर रहे हो, किसके खिलाफ कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन से भी पराजित हुआ था। लक्ष्मण सेन सेन वंश का शासक था जिसका बंगाल के उत्तरी क्षेत्र पर हम कब्जा देखते हैं। चंदावर का युद्ध जो है दोस्तों 1194 में हम लोगों को देखने को मिलता है। जयचंद ने मोहम्मद गौरी की सहायता की पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराने के लिए।
शायद जयचंद को यह लगा होगा कि पृथ्वीराज चौहान को हरवाने के बाद मोहम्मद गौरी जयचंद के साथ कोई गड़बड़ नहीं करेगा। हुआ यही कि जयचंद ने तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी का साथ देकर पृथ्वीराज चौहान को हरवाने की व्यवस्था तो की, परंतु 1194 में वही मोहम्मद गौरी जो है वो जयचंद के ऊपर आक्रमण कर देता है। चंदावर युद्ध में जयचंद की स्थिति खत्म हो जाती है, जयचंद मारा जाता है और गौरी का इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा हो जाता है। संस्कृत के कवि जिनका नाम है श्रीहर्ष, इनको संरक्षण प्रदान किया था जयचंद ने, और श्रीहर्ष ने नौषध चरित्र और खंड खंड काव्य जो है, खंडन खंड जो गद्य है दोस्तों, इसकी रचना अगर किसने की थी तो वो कौन थे? श्रीहर्ष थे। हरिश्चंद्र जो है दोस्तों वो शासक देखने को मिलता है जयचंद के बाद, जो कि गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। बाद में इस क्षेत्र पे इल्तुतमिश ने आक्रमण किया और इस पूरे प्रदेश को इल्तुतमिश ने अपने क्षेत्र का हिस्सा दोस्तों बना लिया था और बाद में गढ़वाल वंश जो है वो खत्म हो गया था दोस्तों। तो जयचंद को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखें दोस्तों तो एक वंश हम लोगों को देखने को मिलता है चौहान वंश। चौहान जो रहे दोस्तों इनको शाकंभरी के चौहान कहा जाता है और इस वंश की स्थापना लगभग 7वीं सदी में वासुदेव के द्वारा की गई थी। जो चौहान शासक थे वो प्रतिहार शासकों के सामंत के तौर पर काम करते थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर वागपति राज प्रथम जो थे 917 से 944 ईस्वी के आसपास इन्होंने प्रतिहारों से स्वयं को स्वतंत्र कर लिया और हमें एक स्वतंत्र चौहान वंश की नींव बाद में देखने को मिलती है। इनकी वंशावली जो है दोस्तों वो हमें विग्रह राज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख से मिलती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। किसकी जानकारी? शाकंभरी या चौहान वंश की जो भी वंशावली वो हम लोग को यहां देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को ऐतिहासिक व्यवस्था में यह शासन देखने को मिलता है, खासकर जब हम पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे। अगर हम चौहान वंश के प्रथम शासकों की बात करें तो अजय राज ने 1110 से 1135 ईस्वी तक शासन किया। अजय राज जो थे वो पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे दोस्तों और अजमेर अर्थात इसको समय कहते थे अजय मेरू की स्थापना की, इसे राजधानी बनाया था। अजय राज का उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों अर्णोराज और अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित करने का काम करते हैं कौन? अर्णोराज। तो यहां पर अजय राज के उत्तराधिकारी अर्णोराज की बात भी हम लोगों को देखने को मिलती है और महमूद की सेना को हराने वाला जो चौहान वंशी शासक था प्रारंभ में वो हमें अर्णोराज भी यहां देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें विग्रह राज चतुर्थ या विसल देव, जिन्होंने 1151 से 1163 तक शासन किया था। ये एक और इंपॉर्टेंट चौहान वंशी शासक थे। ये तोमरों को इन्होंने अपना सामंत बनाया था और हरकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना जो है वो इनके द्वारा दिखाई पड़ती है। इस नाटक के कुछ अंश में हड़ाई दिन का झोपड़ा जो रहा दोस्तों, इसकी जो बोल सकते हैं कि जो दीवारी थी, इसकी दीवारों पर इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। हड़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहा उसने बनवाया था। दरअसल अजमेर में ये एक मंदिर रहा है। इस मंदिर को बहुत जल्दी तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया और इस मस्जिद जिसको आज मस्जिद के तौर पर देखा जा रहा है, इसकी दीवारों पर हमें इस नाटक के कुछ अंश देखने को मिलते हैं। अजमेर में सरस्वती मंदिर जो था, सरस्वती का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो बनवाया गया था और जानकारी यही है कि अजमेर में जो सरस्वती मंदिर विग्रह राज चतुर्थ के समय पर बनवाया गया था, इस सरस्वती मंदिर को ही तोड़वाकर अढ़ाई दिन के झोपड़े में बदल दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये ध्यान रखिएगा। और विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में सोमदेव रहते थे जिन्होंने कथा सरित सागर और ललित विग्रह राज की रचना की थी। इसके बाद हम देखें पृथ्वीराज तृतीय शासक बनते हैं जो 1178 से 1192 तक शासन करते हैं। ये माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन किया था। इनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो इनके दरबारी कवि और मित्र चंद्रवरदाई के ग्रंथ से मिलती है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की थी जिससे समस्त जानकारी मिलती है हम लोगों को इस वंश की। इसके अलावा जैनिक ने भी पृथ्वीराज विजय की रचना की थी जिससे भी हम लोगों को इसकी जानकारी मिलती है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा दिल्ली से अजमेर तक इन्होंने शासन किया था। पृथ्वीराज की मां का नाम था कर्पूर देवी, पिताजी बहुत कम उम्र में ही स्वर्गवास हो गया था और दिल्ली के तोमर जो थे वो इनके नाना कहलाते थे। तो दिल्ली के तोमर जो पृथ्वीराज के नाना थे, वहां कर्पूर देवी ने पृथ्वीराज को एक अल्प आयु में ही भेज दिया था। तोमर नाना जो थे उनसे
उनसे पृथ्वीराज ने शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा की उनके संरक्षण में, और फिर उन्हीं के दिल्ली का जो क्षेत्र था उसी का राजा बाद में पृथ्वीराज चौहान साहब बन जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान साहब को दिल्ली जो रही वो उनके नाना से मिली थी, ठीक है। और फिर उस दिल्ली को राजधानी बनाकर अजमेर तक के पूरे क्षेत्र पर पृथ्वीराज चौहान ने बहुत मजबूती के साथ शासन किया था। और पृथ्वीराज चौहान ने जब इस मजबूती के साथ शासन किया तो इस व्यवस्था में हम लोगों को पानीपत का प्रथम युद्ध दिखाई पड़ता है। मोहम्मद गौरी का हम लोग बाद में आक्रमण पूरे डिटेल में देखेंगे दोस्तों, लेकिन मोहम्मद गौरी ने बोल सकते हैं ये पानीपत का नहीं है, ये तराइन का प्रथम युद्ध है दोस्तों, ठीक है, गलत टाइप हो गया है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा, गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। 1191 में जब युद्ध हुआ, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। और जब पराजित किया तो पराजय के बाद चाहते पृथ्वीराज चौहान तो गौरी को वहीं मार सकते थे, लेकिन निहत्थे गौरी पर वार करने से मना कर दिया और इसे भागने दिया। उसी क्रम में 1192 में हमें दूसरा युद्ध देखने को मिलता है तराइन का। ये तराइन का जो दूसरा युद्ध था ये हम लोगों को 1192 में देखने को मिलता है। और इस युद्ध में जयचंद और कुछ अन्य राजपूत राजाओं का सहयोग मोहम्मद गौरी को मिलता है। इनका सहयोग पाकर मोहम्मद गौरी पुनः अचानक पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर देता है। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में ये लंबा युद्ध चलता है। संघर्ष के बाद अंततः मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लेती है, उनकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती है और बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये किसकी व्यवस्था थी, पृथ्वीराज तृतीय की थी। पृथ्वीराज तृतीय को ही हम बोल सकते हैं दोस्तों, इनको ही हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं और इन्हीं को हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। तो राय पिथौरा किसे कहा जाता था, पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वीराज चौहान भी इन्हीं के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। और संयोगिता जो थी दोस्तों, संयोगिता, ये संयोगिता इनकी पत्नी थी जो जयचंद की पुत्री थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करें हरि राजा। लगभग 1193 से 1194 के बीच में हमें हरि राजा का यहाँ पर अभियान देखने को मिलता है। जब पृथ्वीराज चौहान जो है उनकी डेथ हो जाती है तो पृथ्वीराज चौहान के युवा पुत्र थे गोविंदा, इनको अजमेर में अपना जागीरदार मोहम्मद गौरी ने बना दिया। जैसे ही गोविंदा को अजमेर में अपना जागीरदार नियुक्त किया, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे, किसने किया, मोहम्मद गौरी ने, तो यहां पर मुस्लिम शासन स्वीकार करने की व्यवस्था देखने को मिलती है। पृथ्वीराज के भाई थे हरि राजा, इनको गोविंदा जो था उसकी इस चीज से बिल्कुल भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि स्थिति स्वीकार नहीं थी कि ये मुस्लिमों की अधीनता स्वीकार करके शासन कर रहा है। तो ऐसे में गोविंदा जो है इसको हरि राजा ने निष्कासित कर दिया। अब गोविंदा को हरि राजा ने जैसे निष्कासित किया तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी के साथ इनकी सीधी टक्कर हो जाती है। हरि राजा ने गोविंदा को हटाकर बोल सकते हैं रणथंभौर की चाहमान शाखा की स्थापना की और हरि राजा ने ही अजमेर पर पुनः कब्जा करके इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि दिल्ली के जो विजेता था वो कौन था, गौरी। इस गौरी के साथ यहाँ पर शत्रुतापूर्ण नीति को अपनाया हरि राजा ने, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरि राजा के ऊपर आक्रमण करके उसे हरा दिया और अजमेर भी पूरी तरीके से इन लोगों के कब्जे में आ जाता है और चौहान वंश जो होता है दोस्तों इसका अंत हो जाता है। जब चौहान वंश के बाद जाएंगे दोस्तों तो हमें अगला वंश देखने को मिलेगा चालुक्य वंश। चालुक्य वंश को जब देखेंगे तो चालुक्य को हम सोलंकी वंश के नाम से भी जानते हैं। विशेष तौर पर गुजरात का जो क्षेत्र रहा वहां पर इन चालुक्य शासकों ने शासन किया था और इसका संस्थापक हमें देखने को मिलता है दोस्तों मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम ने यहाँ शासन किया और इनकी राजधानी थी अनिलवाड़ा। अनिलवाड़ा इनकी राजधानी थी। बेसिकली जैन धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया और इसका पोषण किया था। जब हम चालुक्य राजाओं में प्रमुख राजाओं की बात करते हैं तो पहला मिलता भीम प्रथम। भीम प्रथम वो राजा था जिसने लगभग 1022 से 1064 के बीच में यहाँ पर शासन किया था और यही वो राजा था जिसको कहा जाता है कि ये सबसे शक्तिशाली शासक था इनका। अब सबसे शक्तिशाली शासक के तौर पर भीम प्रथम मौजूद तो था, लेकिन इसके समय महमूद गजनवी जो था दोस्तों उसने भारत पर आक्रमण किया 1025 पे। महमूद गजनवी वाले टॉपिक में हम इसको डिटेल में देखेंगे कि महमूद गजनवी कौन था, कहां से आया था,
लेकिन यहां पर ये जानिएगा कि 1025 का जो आक्रमण था महमूद गजनवी का, वो सोमनाथ मंदिर पर था और ये महमूद गजनवी का धन प्राप्ति के उद्देश्य से सबसे सफल आक्रमण भी माना गया था। तो जब भीम प्रथम गुजरात के शासक थे उस समय महमूद गजनवी का गुजरात पर आक्रमण हुआ और उसने सोमनाथ के मंदिर को खूब लूटा और उसे तोड़फोड़ भी कर दिया। और इस समय कहा जाता है कि भीम प्रथम वहां पर मौजूद नहीं थे और वो वहां से भाग गए थे। बाद में सोमनाथ के मंदिर को पत्थर से इन्होंने बाद में निर्मित करवाया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भीम प्रथम का सेना नायक था दोस्तों विमल शाह। इसने माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जब ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ तो कुमारपाल ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये हम लोगों ने इसकी बात की भीम प्रथम की। भीम प्रथम के बाद हम लोगों को जय सिंह का शासन देखने को मिलता है। जय सिंह ने 1094 से 1143 वर्ष तक शासन किया और यहां 1094 से 1143 ईस्वी तक जो शासन था, इस दौरान इन्होंने शैव धर्म के लिए काम किया, शैव धर्म को इन्होंने अपनाया था। लेकिन बाद में हमें देखने को मिला कि आचार्य हेमचंद्र जो थे, जो इनके दरबारी थे, उनके संपर्क में ये आए और इनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, इस बात की जानकारी भी मिलती है। जय सिंह को सिद्धराज भी कहा जाता है, जय सिंह सिद्धराज, क्योंकि इनकी उपाधि थी सिद्धराज। जय सिंह के बाद कुमारपाल शासक बनता है। 1143 से 1172 ईस्वी तक गुजरात के चालुक्य वंश को ये बढ़ाता है और कहीं ना कहीं आचार्य हेमचंद्र जो थे, इससे ही इसने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी और जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त करने के बाद जैन सिद्धांतों के अंतर्गत अहिंसा का मार्ग अपनाकर उसको पालन करने वाला शासक बना कुमारपाल। याद रखिएगा, इसने अपने पूरे साम्राज्य में पशु हत्या हो, मद्यपान हो, इन सब चीजों पर बंद करवा दिया था और सोमनाथ का मंदिर जो था उसका अंतिम रूप से पुनर्निर्माण कराने का काम भी किसने किया था? तो कुमारपाल ने किया था। कुमारपाल के बाद एक छोटी सी अवधि के लिए उसका पुत्र अजयपाल शासक बनता है, जिसके समय कोई बड़ा काम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अहिंसा के मार्ग पर पापा कुमारपाल चल रहे थे। इसके चलते जो सेना थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम लोगों को कमजोर दिखाई पड़ती है, जिसके चलते ये कुछ नहीं कर पाया। और उसके बाद हमें लोगों को शासक देखने को मिलता है मूलराज द्वितीय 1176 से 1178, भीम द्वितीय 1178 से 1195। अब यहां पर समझिए कि मूलराज द्वितीय 1176 से 1178 तक शासन रहा, उसके बाद भीम द्वितीय शासक बना। भीम द्वितीय के समय ही याद रखिएगा, भीम द्वितीय जो रहा इसने मोहम्मद गौरी को 2 बार हराया था। मोहम्मद गौरी ने 1178 में जब ये राजा बने थे उस समय गुजरात पर आक्रमण करके भारत विजय करने का अपना लक्ष्य बनाया था। इस समय गुजरात में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बहुत मारा, मोहम्मद गौरी भाग गया। उसके बाद लगभग हम देखें 1195 में मोहम्मद गौरी ने फिर से गुजरात पर आक्रमण किया और इसी समय भीम द्वितीय ने फिर से मोहम्मद गौरी को बहुत मारा था। बाद में हम देखें तो ऐबक के द्वारा भीम द्वितीय को हराया गया था, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। याद रखिए 1178 में मोहम्मद गौरी जो रहा, कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि यहां पर ये भीम द्वितीय का नाम आएगा, मूलराज नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया है। और अंतिम शासक भी हम लोगों को कौन देखने को मिलता है? भीम द्वितीय देखने को मिलता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि चालुक्य वंशी जो गुजरात के थे, सोलंकी जिनको कहा जाता था, उनका अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय को कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने हराया। उसके बाद इस पूरे क्षेत्र पर किसका कब्जा हो गया था? ऐबक और उसकी सेना का कब्जा हो गया था। इसके बाद दोस्तों हम देखें तो कुछ अन्य राजवंश भी हम लोगों को इस अवधि के दौरान देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे गौड़ वंश। गौड़ वंश एक बंगाल का वंश था दोस्तों और शशांक इसका सबसे प्रतापी शासक था। अब ये शशांक के बारे में जब हम देखते हैं तो ये वही शशांक है जिसने हर्षवर्धन जो रहा उसकी बहन थी राजश्री। इस राजश्री का जो घर था वो कन्नौज का ग्रहवर्मन था। जो कन्नौज का ग्रहवर्मन था ये राजश्री का पति था और राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी। तो इस ग्रहवर्मन को मारने का जो काम किया था, हराने का, वो किसने किया था? शशांक ने किया था। और शशांक ही वो व्यक्ति था जिसने राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी थी धोखे से। और हर्षवर्धन ने बाद में कन्नौज पर आक्रमण करके शशांक को हराया था और इसको मार दिया था। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। शशांक ब्राह्मण धर्म के शैव संप्रदाय का अनुयायी था दोस्तों। बोधि वृक्ष को कटवाने वाला अगर कोई था तो वो भी शशांक था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे
भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस बोधि वृक्ष को किसने नष्ट करवाया था? तो इस शशांक ने ही उस बोधि वृक्ष को भी नष्ट करवाया था। इसी वंश के किसी क्षत्रिय ने बंगाल में पाल वंश की नींव रखी थी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और पाल वंश जो था वो एक सूर्यवंशी था, जिसको याद रखना है आप लोगों को। तो ये किसकी व्यवस्था रही? गौड़ वंश की व्यवस्था रही, जिसके बाद हमें यहाँ पर पाल वंश दिखाई पड़ता है। इसके अलावा वल्लभी जो रहा, वहां के मैत्रक वंश थे दोस्तों। इसका संस्थापक था भट्टारक, जिसने गुजरात और सौराष्ट्र पर शासन किया था। वल्लभी इनकी राजधानी थी, जो बौद्ध धर्म एवं शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी थी। ये गुप्तों के सामंत थे, कौन? मैत्रक वंश के लोग। और यहाँ पर शिलादित्य शासक हुआ, जो इनका प्रथम प्रतापी शासक था। इन्होंने मालवा राजस्थान में अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। मैत्रकों ने दक्कन के चालुक्य हो, कन्नौज के हर्ष जो हो, उनसे हार गए थे ये लोग। और ध्रुवसेन द्वितीय जो रहा से हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भट्टारक और उसके उत्तराधिकारी धर्म संस्थाओं के महान संरक्षक थे, जो कि मैत्रक वंश से आते थे दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मैत्रक वंश ने कहां शासन किया? गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्रों पर। अगला था दोस्तों कलचुरी वंश, जिसको हम चेदी वंश के नाम से भी जानते हैं। कलचुरी वंश का संस्थापक दोस्तों कुक्कल प्रथम था, और इनका जो राजधानी थी वो त्रिपुरी थी, जो जबलपुर के आसपास का क्षेत्र था पहले। ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे दोस्तों। और गांगे देव 1019 से 1040 के बीच में शासन करता, जो इनका सबसे प्रतापी शासक था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कलचुरी शासक था त्रिकुटक। इसने त्रिकुटक संवत का प्रयोग करते थे दोस्तों, जो लगभग 248 से 249 ईस्वी के आसपास प्रचलित था। और 1181 तक इस वंश का पतन हो गया था, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में गंग शासक मिलते हैं। कलिंग नगर जो दोस्तों इनकी राजधानी थी। श्रीमुख लिंगम जो था, यह यहाँ पर क्षेत्र है जहां पर इनका शासन था। इनका सबसे प्रतापी शासक अनंत वर्मन चोड़गंग था, जिसने 976 ईस्वी से 1048 तक शासन किया था। इन्होंने ही, ये पूर्वी गंग वंश के शासक थे, जिन्होंने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कला संस्कृति की दृष्टि से। और ये धर्म और कला का महान संरक्षक भी था। इस वंश के शासकों ने ही कोणार्क का सूर्य मंदिर भी बनवाया था। तो जब हम कला संस्कृति की बात करेंगे गुप्त काल के बाद की, तो हम इन सब चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। एक वंश था काकतीय वंश। काकतीय वंश प्रोल द्वितीय ने स्थापित किया था, और काकतीय शासक चालुक्यों के सामंत थे। इनका क्षेत्र गोदावरी और कृष्ण नदियों के बीच का क्षेत्र था दोस्तों। रुद्र प्रथम इनका सबसे योग्य और साहसी शासक था, और वारंगल इनकी राजधानी थी। तो काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? तो वारंगल होती थी। रुद्र प्रथम जो था, उसके बाद महादेव और उसके बाद गणपति जैसे शासक इनके हुए थे। इन्होंने जो विश्व व्यापार है, विदेशी व्यापार, उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। लेकिन याद रखिएगा कि इन्होंने तटकरों को समाप्त कर दिया था, और आंध्र प्रदेश इनका प्रमुख बंदरगाह के तौर पर भी हम लोगों को दिखाई पड़ता है। इसके बाद हम लोगों को होयसल वंश देखने को मिलता है। होयसल वंश जो था वो दोस्तों देवगिरी के जो यादव वंश थे उसके समान ही था, और ये यादव कुल के ही थे। इसलिए इस वंश के राजाओं ने अपने लेखों में यादव कुल तिलक लिखवाया है। विष्णुवर्धन ने सोमेश्वर तृतीय चालुक्य से स्वतंत्र होकर इसकी स्थापना की थी दोस्तों। राजधानी द्वार समुद्र को बनवाया, जो आधुनिक कर्नाटक में है। इनका अंतिम शासक था दोस्तों वीर बल्लाल तृतीय। और मंदिरों का निर्माण ऊंचे ठोस चबूतरे पर करने की जो परंपरा है, ये याद रख लीजिएगा कि मंदिरों का निर्माण ऊंचे ठोस चबूतरे पर बनवाने की जो परंपरा है वो होयसल राजाओं के द्वारा शुरू करवाई गई थी। इन्होंने हाथियों, अश्वारोहियों, हंसों, राक्षसों, अनेक प्रकार की मूर्तियां बनवाई थी। और होयसलेश्वर का जो मंदिर है कर्नाटक में, वो भी होयसल राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमने प्रमुख तौर पर जो डिस्कशन किया है, उसमें हम लोगों ने जो प्रमुख राजवंश हैं, जहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वो डिस्कशन किया। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी गुर्जर प्रतिहारों की, राष्ट्रकूटों की, और इसके बाद जो चौहान वंश शासन है, यहां से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी के जो राजवंश हम लोगों ने आज के सिलेक्शन में देखे, वो हम ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं। वो पॉइंट्स ही हम लोगों ने देखे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन दिख सकता है दोस्तों। लेकिन इन सभी राजवंशों के समय जो कला संस्कृति का विकास हुआ, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि उस कला संस्कृति के चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। हमारे इस इकाई 1 इतिहास के सिलेबस एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो मॉड्यूल 3 हम पढ़ेंगे, उसमें भारत की कला संस्कृति के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। और जिस प्रकार से भारत में कला संस्कृति को लेकर वर्तमान में चीजें चल रही हैं,
यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो अगले लेक्चर में मैं गुप्त काल के बाद के समय में, राजपूत काल के दौरान या पूर्व मध्य काल के दौरान जो कला संस्कृति का विकास हो उस पर बात करने वाला हूं। उसके बाद हम मध्यकालीन अर्थव्यवस्था, मध्यकालीन शासन, मध्यकालीन समाज और राजाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।